दोस्तों इस वीडियो पे हम बात करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी के 25 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों की। और ये 25 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। इसमें आपके खास बात ये होने वाली है कि लॉन्ग जो क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, वो आपके सबसे ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर आज आपको मैं बताने वाला हूँ। क्योंकि आपको पता है कि जो लॉन्ग के क्वेश्चन है 5 नंबर के लिए बोर्ड एग्जाम में आते हैं और जो शॉर्ट वाले हैं वो ज़्यादातर 3 नंबर के लिए आते हैं। तो आपको फोकस करना है 3 नंबर वाले क्वेश्चनों पर और 5 नंबर वाले क्वेश्चन पर, ठीक है ना। तो मैं लगातार आपकी तैयारी करा रहा हूं, लगातार आपके लिए टॉपिक वाइज टॉपिक वीडियो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो, लगातार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब कुछ आपको मैं दे रहा हूं। तो आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है ना, अगर आपको वीडियो पसंद आता है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे। और पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, कह रहा है कि आवृतबीजी पौधों में निषेचन की क्रिया का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन प्यारे साथियों 5 नंबर के लिए आता है और मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको पूरा अच्छे तरीके से आप लोग करेंगे, है ना। तो आवृतबीजी पौधों की बात हो रही है। सबसे पहली बात आपको ये सोचना है, देखिए बायोलॉजी में क्या होता है ना, यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल डेरिवेशन देखने को नहीं मिलेंगे। वो बात हमारी फिजिक्स केमिस्ट्री की है और फिजिक्स केमिस्ट्री को तो यार हम लोग एकदम तोड़ देंगे। भले यहाँ पर समय कम है लेकिन आपको बिल्कुल टेंशन नहीं करना। आपके लिए मैं लगातार कंटेंट तैयार कर रहा हूं। जैसे ही आप लोग ये बायोलॉजी और इंग्लिश से खाली होंगे तुरंत आपके लगातार एकदम क्लास प्रोवाइड कराऊंगा और एकदम मतलब हर एक टॉपिक हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री का कंप्लीट करेंगे। यहां पर हम लोग बायोलॉजी की बात करते हैं। देखिए इसमें थ्योरी का ज्यादा पोर्शन रहेगा और बायोलॉजी में आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है सबसे ज्यादा चित्र। देखिए डायग्राम आप लोग तैयार करिए यार, मैं आपसे हमेशा कहता हूं, वरना यार बायोलॉजी में ना ज्यादातर जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे उनमें चित्र आपको देखने को मिलेंगे और चित्र नहीं करेंगे तो फिर नंबर तो कटेगा। तो एक वीडियो मैंने प्रोवाइड करा दिया है डायग्राम का, तो आप उसको जाकर देखिए। उसमें मैंने 12 से 13 डायग्राम बताए हैं जिनको आप देखकर अच्छे तरीके से उनको जो है अभी प्रिपेयर कर सकते। थोड़ा सा टाइम आपके पास अभी बचा हुआ है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन पर आते हैं। आवृतबीजी पौधों में निषेचन क्रिया का वर्णन। तो इसको पहले देखिए समझिएगा। परागण के द्वारा पराग कण जायांग अथवा अंडक के शीर्ष भाग वर्ती काग्र पर पहुंचते हैं। मैंने आपको कई बार परागण बताया है कि क्या होता है जब किसी पुष्प के पराग कण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र में या किसी दूसरे पुष्प के जो है वर्तिकाग्र में मतलब अभिगमन करते हैं, आवागमन करते हैं, आते जाते हैं, तो वहां पर उस क्रिया को बोलते हैं परागण। तो यहां पर कह रहा है कि परागण के द्वारा पराग कण जायांग अथवा अंडक के शीर्ष भाग वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। प्रत्येक परागकण वर्तिकाग्र पर अंकुरण के बाद एक पराग नलिका बनाता है जो वर्तिका में होती हुई, ठीक है ना, वर्तिका में होती हुई अंडाशय के किसी वयस्म में पहुंचती है। पुष्प का एक भाग होता है अंडाशय, ठीक है ना, वर्तिका के, तो वहां पर उसमें पहुंच जाती है। और फिर कह रहा तथा किसी एक बीजांड में निम्न में से किसी एक प्रकार से प्रवेश करती है। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन है, पूरा वर्णन करना, तो यहां पर आपको ये चीजें समझना पड़ेगा। इसके बाद जो चीज आपका आता है यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से किसी एक भाग पर या एक प्रकार पर जो है प्रवेश करती है। तो पहला प्रकार आपके सामने यहाँ पर है नंबर 1, बीजांड द्वारीय प्रवेश। सबसे पहले वो किस में प्रवेश करती है? तो बीजांड द्वारीय प्रवेश में, जिसमें आप देखेंगे अधिकतर बीजांडों में पराग नलिका प्रायः बीजांड द्वार से ही प्रवेश करती है तथा बीजांड काल से होती हुई भ्रूण के अंदर पहुंच जाती है, ठीक है ना। तो ये इसका पहला गेट होता है, कह सकते हैं फर्स्ट प्रोसेस होता है जो कि बीजांड द्वारीय प्रवेश है, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो आपका आता है वो आपका होता है निभागीय प्रवेश। निभागीय प्रवेश में देखिए क्या होता है, तो यहां पर है निभागीय प्रवेश में केवल कुछ पौधे में, जैसे कि यहां पर सभी में नहीं होता, केवल कुछ मतलब कि गिने चुने पौधों की बात हो रही है। तो केवल कुछ पौधों में, जैसे कि कैजुएराइना, है ना, कैजुएराइना में पराग नलिका निभागीय क्षेत्र या बीजांड वृत्त के ऊतक को तोड़कर बीजांड के अंदर प्रवेश करती है। तो ये आपका क्या होता है, आवृतबीजी पौधों में निषेचन करने का एक प्रोसेस होता है। किस प्रकार से निषेचन होता है वो यहाँ पर आपको समझाया गया। तो 2 प्रकार मैंने बताए हैं, वैसे होता 3 है लेकिन आपको क्या करना है 2 तैयार कर लेंगे तो भी आपके लिए काफी है, ठीक है ना। तो अब इसमें इतना आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, एक बार क्वेश्चन को फिर से देख सकते हैं। और आप बोलते हैं स्क्रीनशॉट का भैया टाइम नहीं देते हैं, तो यार आप लोग जैसे मैं वीडियो को रोक कर आप कर लिया करिए, क्योंकि मैं रुकूंगा तो फिर वीडियो खराब हो जाता है। तो ऐसे में आप वीडियो को पॉज करके जो है स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, इसमें तो कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली, ठीक है। ये आपका जो देखिए इस प्रकार से हो जाएगा। अब आपके सामने यहां पर मैं बताऊंगा अगला क्वेश्चन।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पर आने वाला है, गुरु बीजाणु जनन की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। देखिए एक आपने पढ़ा होगा लघु बीजाणु जनन और एक होता है प्यारे दोस्तों आपका गुरु बीजाणु जनन। तो गुरु बीजाणु जनन की व्याख्या करना संक्षेप में कह रहा है, तो संक्षेप में आपका ये जो क्वेश्चन इस प्रकार से जब आएगा तो 3 नंबर के लिए आएगा, है ना, संक्षेप में समझ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं गुरु बीजाणु जनन क्या है। देखिए जिस समय बीजांड का निर्माण हो रहा होता है, जिस टाइम बीजांड बन रहा होता है या इसका कहें तो निर्माण हो रहा होता है, तो बीजांड काय के स्वतंत्र सिरे के बाह्य त्वचा पर, कितनी, बाहरी त्वचा के अंदर, ठीक है ना, कुछ अंदर आधा स्तरीय क्षेत्र में एक या कई कोशिकीय समूह कोशिकाओं का समूह अपने स्पष्ट केंद्रकों तथा घने कोशिका द्रव्य के कारण अधिक स्पष्ट हो जाता है। और ये कोशिका प्रपशु कोशिकाएं, देखिए यहां पर समझिएगा कौन सी कोशिकाएं, प्रपशु कोशिकाएं कहलाती हैं। ठीक है, यदि एक से अधिक प्रपशु कोशिकाएं हैं तो भी सामान्यतः एक ही बड़ी तथा स्पष्ट होने में सफल हो पाती है। तो मतलब कि यहाँ पर अगर एक से अधिक कोशिकाएं हैं, कौन सी कोशिकाएं, प्रपशु कोशिकाएं, तो सभी सक्सेस नहीं मिलेंगी, मतलब प्रवेश जो करती हैं सारी की सारी जो है प्रवेश करने में सक्षम नहीं है। यहाँ पर कह रहा है कि एक ही बड़ी तथा स्पष्ट होने में सफल हो पाती है। यह कोशिका प्रायः एक परिणत विभाजन के द्वारा 2 कोशिकाओं में बंट जाती है। तो इसको बोलते हैं गुरु बीजाणु जनन की व्याख्या। ठीक है ना, संक्षेप में करना था तो बस हमने इसको कर लिया छोटे से रूप में। इसके बाद एक क्वेश्चन आपके सामने, एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, अनिषेक विजेता क्या है। अनिषेक विजेता, देखिए बायोलॉजी में यार बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन अब इतना टाइम तो हमारे पास है नहीं कि हर एक क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करते रहें। मैं आपको वही क्वेश्चन सिर्फ ला रहा हूं जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए जानते हैं अनिषेक विजेता क्या है। देखिए यह एक ऐसी क्रिया है जिसमें बीज तो बनता है, ठीक है ना, ऐसी प्रोसेस या प्रक्रिया है जिसमें बीज तो बनता है किंतु बीज बनने में दोनों आवश्यक क्रियाएं अर्थात संयुग्मन और क्या अर्धसूत्रण नहीं होता। देखिए अनिषेक विजेता में बीज बनेगा, कोई फल होता है देखिए उसके अंदर बीज बनता है, आपको पता है। तो इस प्रक्रिया में बीज तो बनेगा, लेकिन ये दोनों जो प्रक्रिया हैं दोनों कह रहा है कि आवश्यक क्रियाएं अर्थात यहाँ पर जो संयुग्मन होता है बीज बनने में और एक आपका अर्धसूत्रण होता है, ये इस प्रोसेस में नहीं होता है अनिषेक विजेता में। ठीक है ना, यह कई प्रकार से हो सकता है, जैसे कि अगुणित अनिषेक जनन, द्विगुणित यहाँ पर बीज अणुकता, है ना। तो ये मतलब 2 प्रकार से, इससे भी कई ज्यादा प्रकार से हो सकता है। यहाँ पर स्पष्ट बताया गया कि कई प्रकार से ये हो सकता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं क्या, अनिषेक विजेता। तो याद कर लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद यहाँ पर आपका आता है लघु बीजाणु जनन पर टिप्पणी। अभी तक हमने यहाँ पर देख लेना गुरु बीजाणु जनन को हमने देखा, तो मैंने बताया कि ये 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन, इनमें से एक न एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो चलिए जानते हैं क्या होता है लघु बीजाणु जनन। तो इस पर टिप्पणी करते हैं। देखिए यहां पर लिखना है, प्रत्येक परागपुट में उपस्थित बीजाणुक जनन कोशिकाएं एक दूसरे से अलग होकर गोल होने लगती हैं और इनसे कई कोशिकाएं टूट फूट जाती हैं। मतलब देखिए जो इसमें परागपुट होता है लघु बीजाणु जनन में, उसमें परागपुट में उपस्थित जो बीजाणु जनन कोशिकाएं होती हैं ये एक दूसरे से क्या होती हैं, जो पहले तो चिपकी रहती हैं, फिर उसके बाद क्या होता है एक दूसरे से अलग होकर गोल होने लगती हैं। ठीक है ना, सर्किल टाइप में होने लगती हैं। और जब ये गोल होने लगती हैं तो इनसे कई कोशिकाएं टूट जाती हैं। ठीक है ना, जब इनका ये प्रोसेस चलता है मतलब गोल होने का, तो उसमें कई सारी कोशिकाएं जो है टूट जाती हैं, अलग हो जाती हैं, फिर से पुनः से ऐसा होता है तथा इनका जीव द्रव्य शेष बढ़ती कोशिकाओं के पोषण में काम आ जाता है। मतलब जब टूटती हैं तो जब उनसे जो जीव द्रव्य निकलता है वो अन्य दूसरी जो कोशिकाएं होती हैं उनके जो है किस में काम आ जाता है, पोषण में काम आता है। तो देखिए अन्यथा इन कोशिकाओं का पोषण टैपिटम की कोशिकाओं के द्वारा होता है। ठीक है ना, टैपिटम की कोशिकाओं के द्वारा होता है और इन कोशिकाओं को अब लघु बीजाणुक मात्र कोशिकाएं कहते हैं। प्रत्येक बीजाणु मात्र कोशिका का केंद्रक अब अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। तो इसको बोलते हैं क्या, लघु बीजाणु जनन। तो ये टिप्पणी बोर्ड एग्जाम में आती है, तो इसको तैयार आप लोग कर लीजिएगा। लघु बीजाणु जनन पर टिप्पणी क्वेश्चन में आपसे पूछेगा। ठीक है ना, तो इसको कर लीजिएगा लघु बीजाणु जनन और एक आपका गुरु बीजाणु जनन। इसके बाद एक क्वेश्चन आपके सामने है, पराग स्त्री केसर संकर्षण क्या है।
देखिए क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ये बिरला क्वेश्चन है ना, तो इसको कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। पराग स्त्री केसर संकर्षण क्या होता है? देखिए इसमें होता है पराग कण के वर्तिकाग्र पर पहुंचने से लेकर पराग नलिका के बीजांड में प्रवेश करने तक की घटनाओं को सम्मिलित रूप से पराग अंडप पारस्परिक क्रियाएं कहते हैं। और पराग कण अंडप अंतः क्रिया एक गत्यात्मक सक्रिय क्रिया है, इसे बोलते हैं पराग स्त्रीकेसर संकर्षण। देखिए मतलब मैंने बताया ना कि जब आपका कोई पुष्प का परागकण किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र से होते हुए पराग नलिका से जो है बीजांड में प्रवेश कर जाते हैं, तो वहां पर जो ये पूरा का पूरा जितना भी प्रोसेस हो रहा है, इसी पूरे प्रोसेस को या घटना को कहते हैं पराग स्त्रीकेसर संकर्षण। ठीक है ना, सम्मिलित रूप से पूरा का पूरा जो प्रोसेस होता है उसी पूरे प्रोसेस को कहा जाता है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग और इसको तैयार जरूर कर लेना है आपको। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पर परागण के लाभ बताइए। देखिए एक होता है आपका स्वपरागण और एक होता है आपका पर परागण। तो यहां पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है पर परागण से क्या लाभ है, चलिए जानते हैं। तो पर परागण क्या होता है? जब मतलब कि जो पुष्पों में परागण होता है वो अगर एक पुष्प से दूसरे पुष्प में या किसी दूसरे पौधे या पादप के दूसरे पुष्प में जब उसके परागकण जो है एक दूसरे से स्थानांतरित होते हैं तो उसको प्रक्रिया को पर परागण बोला जाता है। और अगर उसी पुष्प में सारा प्रोसेस होता है तो उसको स्वपरागण बोलेंगे। तो यहाँ पर परागण की बात हो रही है। देखिए स्वपरागण की अपेक्षा पर परागण जो होता है बहुत ही उपयुक्त है। कैसे? इसका लाभ यहाँ पर जानते हैं। पहला है पर परागण से बने बीज अपेक्षाकृत बड़े स्वस्थ तथा संख्या में अधिक होते हैं। इनमें उत्पन्न पौधों को भी अधिक मजबूत, अधिक प्रतिरोधक क्षमता वाले माने जाते हैं या होते हैं। मतलब एक लाभ तो ये है कि जो स्वपरागण में बीज बनते हैं वो पर परागण की अपेक्षा मतलब कम अच्छे होते हैं, न्यूनतम क्वालिटी के होते हैं। और जो पर परागण होता है इसमें कह रहा है कि पर परागण से जो बने बीज होते हैं अपेक्षाकृत बड़े होते हैं। ठीक है ना, काफ़ी बड़े होते हैं, काफ़ी अच्छे स्वस्थ होते हैं, अच्छी संख्या में होते हैं। ठीक है ना, तो इनमें उत्पन्न पौधों को भी अधिक मजबूत, क्योंकि अगर बीज बड़ा होगा स्वस्थ होगा तो उसका पौधा भी उतना ही बेहतरीन तरीके से निकलेगा, है ना। बीज जो अंकुरित होता है उससे जब पौधा बनेगा वो काफ़ी बेस्ट क्वालिटी का बनेगा अगर बीज अच्छा होगा। आप मार्केट से जब बीज लेने जाते हैं और जो आपके घर में बीज रखा है, मान लीजिए किसी भी गेहूं या कुछ भी मान लीजिए, तो आप जो मार्केट से लाएंगे उसका पौधा और जब उसकी फसल उगेगी, जब उसका पैदावार होगा तो मार्केट का ज़्यादा रहता है, बेस्ट क्वालिटी मानी जाती है। और जो हमारे घरों में रहता है वो 1 या 2 वर्ष के बाद उसका उतना ज़्यादा मतलब क्वालिटी अच्छे से काम नहीं करता। तो ये एक रीज़न है। ठीक है ना, तो ये आपका पहला यहाँ पर इसका लाभ है। इसके बाद देखिए दूसरा लाभ, सेकेंड यहाँ पर आपको लिखना है पर परागण में पर परागण से नवीन जातियां उत्पन्न करने में बहुत सहायता मिलती है, क्योंकि प्रत्येक संतति में लक्षणों का सम्मिश्रण दोबारा होता है, अतः संतति में नवीन विभिन्नताएं होती हैं। ठीक है, तो ये दूसरा आपका इसका लाभ है। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा जाता है, ये कई बार आया है, आवर्त चक्र क्या है। ठीक है ना, स्त्रियों में आवर्त चक्र। तो देखिए इसको बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग समझने वाले हैं। देखिए स्त्रियों में अंडजनन, अंडाशयों तथा गर्भाशयों की भित्ति में विभिन्न परिवर्तनों की एक चक्रीय जनन श्रृंखला से संबंधित होता है। ये आवर्त चक्र जो होता है ये अंडजनन, अंडाशयों, गर्भाशयों की भित्ति के अंतर में विभिन्न परिवर्तनों की एक चक्रीय जनन श्रृंखला से संबंधित होता है। अर्थात कह सकते हैं जब यौनारंभ प्रारंभ हो चुका होता है, यानी कि लगभग 14 वर्ष के बाद। ठीक है ना, तो जब प्रारंभ हो जाता है तो ये परिवर्तन महीने में एक बार दोहराए जाते हैं, अतः इसे माहवारी चक्र या रजोधर्म या आवर्त चक्र भी कहते हैं। मतलब मंथली एक बार, ठीक है ना, हर महीने में, तो ऐसा होता है, इसको बोला जाता है आवर्त चक्र। तो छोटा सा क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, फर्टिलाइजिंग तथा एंटी फर्टिलाइजिंग प्रक्रिया पर टिप्पणी करिए। एक आपका फर्टिलाइजिंग है और दूसरा एंटी फर्टिलाइजिंग, दोनों प्रक्रियाओं पर आपको टिप्पणी देना है, क्या होता है ये। ठीक है ना, तो चलिए जानते हैं, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। तो देखिए फर्टिलाइजिंग में अंडाणु एवं शुक्राणु के मिलने तथा आसंग जनन के लिए अंडाणु की सतह पर फर्टिलाइजिंग स्रावित होता है। जब अंडाणु और शुक्राणु दोनों का मिलन होता है, कह रहा ना, मिलने तथा असंग जनन के लिए अंडाणु की सतह पर, ठीक है ना, अंडाणु की सतह पर क्या होता है, फर्टिलाइजिंग स्रावित होता है।
ठीक है। अब देखिए इसके बाद दूसरी ओर शुक्राणु की बात करें तो दूसरी ओर शुक्राणु के अग्रपिंड से एंटी फर्टिलाइजेंट स्रावित होता है। दोनों की क्रियाएं के फलस्वरूप निषेचन क्रिया हो पाती है। यानी कि आप देखते हैं जब निषेचन अगर होता है, अंडाणु शुक्राणु मिलते हैं तो अंडाणु की सतह पर आपका फर्टिलाइजेंट स्रावित होता है और शुक्राणु की सतह पर आपका एंटी फर्टिलाइजेंट जो है ये स्रावित होता है। और जब ये दोनों प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं तब जाके निषेचन की क्रिया संपन्न हो पाती है। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ज़्यादा इतना खास यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा खास यहाँ पर कठिन चीज़ नहीं है, ठीक है ना, बहुत ही बेसिक है। तो अब इतना आप लोग समझ लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है। शिशु जन्म के बाद कौन सा हार्मोन दूध मुक्त करता है, ठीक है ना। यानी कि माता की बात करें तो माता में ऐसा कौन सा हार्मोन होता है जब शिशु का जन्म होता है तो उसके बाद दूध जो है मुक्त होता है, कैसे निकलता है। तो हार्मोन्स का नाम बताना है। देखिए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कि शिशु जन्म के बाद माता की पीयूष ग्रंथि, जिसे बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, जो मस्तिष्क में एक ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि, आपने पढ़ा होगा है ना, अच्छे तरीके से इसको आप याद किए होंगे, क्लास 10th में था ये। तो कह रहा है कि शिशु जन्म के बाद जब माता की पीयूष ग्रंथि यानी कि माइंड से पीयूष ग्रंथि से निकला हार्मोन, इससे निकलने वाला हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन, ठीक है ना। कौन सा हार्मोन याद कर लीजिएगा, प्रोलैक्टिन। तो पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन प्रोलैक्टिन दूध स्रावण के लिए स्तनों को संवेदित करता है, ठीक है ना। तो ये जब हार्मोन मतलब पीयूष ग्रंथि से जब ये हार्मोन से निकलता है तो ये माता के मतलब स्तनों से क्या करता है, दूध निकलने को जो है संवेदित करता है और मतलब मैसेज भेजता है। तो फिर इसके बाद देखिए जबकि पीयूष ग्रंथि के पश्चपिंड से ऑक्सीटोसिन हार्मोन दूध मुक्त करता है। तो इससे दो प्रकार के क्या करते हैं, कहे तो यहाँ पर हार्मोन से निकलते हैं। एक आपका प्रोलैक्टिन जो कि संवेदित करता है स्तनों को, और एक आपका होता है यहाँ पर पश्चपिंड से निकलने वाला एक हार्मोन ऑक्सीटोसिन जो कि दूध मुक्त करता है। तो यहाँ पर दो हार्मोन्स काम करते हैं और ग्रंथि आपकी एक ही काम करती है, ठीक है ना, पीयूष ग्रंथि। तो याद करिएगा, काफी सिंपल प्रोसेस, ठीक है ना। तो उम्मीद करूंगा आप लोग इसको समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विदलन क्या है समझाइए। देखिए विदलन के बारे में जानना है हमें। तो क्या होता है देखिए, तो विदलन के बाद बनने वाले, विदलन है क्या देखिए, तो निषेचन के बाद बनने वाले एक कोशिकीय द्विगुणित युग्मनज यानी कि जिसे बोलते हैं जाइगोट। जाइगोट मतलब युग्मनज, हिंदी और इंग्लिश का फर्क है। तो जाइगोट इंग्लिश होता है, ठीक है ना। तो निषेचन के बाद बनने वाला जब मतलब निषेचन होता है फर्टिलाइजेशन के बाद, तो एक कोशिकीय द्विगुणित युग्मनज यानी जाइगोट से जाइगोट में लगातार तथा बार बार, लगातार तथा बार बार, एक ही बात तो है, बार बार वही प्रोसेस अगर होगा तो लगातार बोल सकते हैं। तो लगातार तथा बार बार समसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है। तो जब समसूत्री विभाजन होता है तो जाइगोट में होने वाले इन विभाजनों को विदलन कहते हैं। देखिए जब कह रहा है कि जब निषेचन की प्रोसेस होती है, निषेचन क्रिया होती है, तो निषेचन के बाद एक कोशिकीय द्विगुणित युग्मनज यानी जाइगोट बनता है। और जो जाइगोट है इसमें लगातार क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता रहता है। समसूत्री विभाजन यानी कि ये बढ़ता रहता है बराबर। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं, जाइगोट का समसूत्री विभाजन प्रोसेस को कहा जाता है यहाँ पर विदलन, ठीक है ना। विदलन मतलब टूटना। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए इसके फलस्वरूप यानी इसके बाद जो कोशिकाएं बनती हैं, जो भी कोशिकाएं इसके बाद बनती हैं उन्हें कोरक खंड कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरक खंड, ये वर्ड याद रखिएगा। तो जब विदलन के बाद जो भी कोशिकाएं बनेगी टूट टूट कर, उन्हें कोरक खंड कहा जाएगा। और विदलन के फलस्वरूप यानी कि इसके बाद बनने वाले बहुकोशिकीय संरचना को तूतक या मोरुला कहते हैं। मोरुला, ब्लास्टुला, ये सब चीजें आपने जरूर पढ़ी होंगी। तो ये विदलन के बाद ही जो प्रोसेस होता है और जो इसमें बहुकोशिकीय होती हैं संरचनाएं, उनको तूतक या मोरुला कहते हैं। और जो कोशिकीय जो कोरक कोशिकाएं जो बनती हैं उनको कोरक खंड कहते हैं। तो ये आपका यहाँ पर है विदलन, ठीक है ना। तो याद कर लीजिएगा, देख सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से मैंने सारे क्वेश्चनों को लिखा है। तो ये हो गया आपका। अब चलिए इसके बाद बात करेंगे हम लोग, यहाँ पर क्वेश्चन है, जनन ग्रंथि को हटाना गर्भ निरोधक का विकल्प नहीं माना जा सकता है, क्यों। रीजन बताइए कि अगर जनन ग्रंथि है, अगर उसको हटा दिया जाए यानी हटाना गर्भ निरोधक का विकल्प नहीं माना जा सकता, क्यों। मतलब क्वेश्चन ये करा कि अगर हम जनन ग्रंथि को हटा दें तो क्या गर्भ धारण हो सकता है या नहीं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका एक सिंपल सा रीजन बताना। देखिए तो इसमें आपका आएगा कि गर्भ निरोधक का अर्थ है गर्भ ना धारण होने देना,
है ना, निरोधक मतलब रोक, ठीक है ना। तो ना धारण होने देना का मतलब यहाँ पर देखिए, जबकि जनन जो ग्रंथियां होती हैं, जनन ग्रंथियों को अगर हटाया जाए, कह रहा है कि हटाना बद्धकरण की प्रक्रिया होगी जिसको पुनः रोपित करना संभव नहीं होगा। अगर एक बार हटा दिया जाएगा तो पुनः उसको सही नहीं किया जा सकता, कि ये मतलब जैसे हम बात करें, कोई ये मशीन तो है नहीं। अगर मनुष्य की बॉडी है, एक बार जो प्रोसेस हो जाता है तो ऐसी ये ग्रंथियां होती हैं जिनको दोबारा से कोई सेट नहीं कर सकता, मतलब दोबारा से इनको वैसे का वैसा नहीं बना सकता। तो यही यहाँ पर करा है कि जिसको पुनः से रोपित नहीं किया जा सकता या रोपित करना संभव नहीं होगा। तो इसके अतिरिक्त करा है, इसके अतिरिक्त व्यक्ति को आजीवन हार्मोन्स की कमी को भी पूरा करना होगा, और इस प्रकार जनन ग्रंथि का हटाना किसी भी प्रकार गर्भ निरोधक का विकल्प नहीं है। तो बहुत ही सिंपल है, इसको कर लीजिएगा। जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं ये आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको आप जरूर करेंगे, मुझे पता है अच्छे तरीके से, क्योंकि मैं जो आपको पढ़ाता हूं उसको आप कर लेते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि परिवार नियोजन पर टिप्पणी दीजिए। क्या होता है देखिए, तो शाब्दिक रूप से परिवार नियोजन का क्या अर्थ है देखिए, तो कह रहा है यहाँ पर शाब्दिक रूप से परिवार नियोजन का अर्थ साधारण 2 या 3 संतानों को जन्म देकर परिवार के आकार को नियोजित करना, नियोजित रूप से सीमित रखना समझा जाता है। मतलब ज़्यादा तो ना ही परिवार में सदस्य हों, जो भी मतलब बच्चे हैं ना ज़्यादा हों, तो वो एक कह सकते हैं सीमित परिवार माना जाता है, या परिवार नियोजन का कहें तो पालन हुआ, ठीक है ना वहाँ पर। तो यहाँ पर ये हो गया, परिवार नियोजन से तात्पर्य ऐसी योजना से है जिसमें परिवार की आय, माता के स्वस्थ बच्चों के समुचित पालन पोषण तथा शिक्षा को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त समय पर एक आदर्श संख्या में संतानों को जन्म दिया जाए। देखिए काफ़ी सिंपल सा है, बिल्कुल एक बार आप याद कर लेंगे आपको हो जाएगा, बस समझ लेना है। मतलब ऐसी एक संरचना को बोले हम लोग परिवार नियोजन, जिसमें बच्चे को बराबर शिक्षा मिल सके, बराबर उसका पालन पोषण हो सके, माता के स्वास्थ्य का बराबर ध्यान रखा जाए, है ना। अब ऐसा नहीं कि 4 से 5 बच्चे हैं किसी परिवार में, तो अब उनमें से किसी को बराबर शिक्षा नहीं मिल पा रही है, क्योंकि आय कम है और वहाँ पर व्यय ज़्यादा है, तो फिर यही समस्या आती है, ठीक है। तो ये होता है परिवार नियोजन। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने जिन लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया उनमें से 4 के नाम बताइए। तो देखिए मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर, एक उद्यान मटर जो था, है ना, लिए मटर के पादप के 7 पीढ़ी, 7 जोड़ी बोल सकते हैं। तो 7 जोड़ी लक्षणों का तुलनात्मक चयन किया था, जिसमें बीज का रंग था, है ना, हमने बताया था ना आपको, लाल रंग, सफेद रंग के पुष्पों का बीज का संकरण होता है, बीज का आकार गोल या झुर्रीदार, है ना, पुष्प का रंग हो गया, उसके बाद यहाँ पर पुष्प की स्थिति हो गई। ये सभी को उन्होंने जोड़ करके 7 जोड़ी लक्षणों का एक अध्ययन किया था, जिसमें मैंने आपको यहाँ पर पूरे 3 नियम पढ़ाए हैं मेंडल के। एक आपका प्रभाविता नियम, एक आपका था पृथक्करण नियम, एक आप था यहाँ पर आपव्यूहन का नियम या स्वतंत्र आपव्यूहन का नियम। तीनों नियमों को हमने बिल्कुल बेसिक से समझा है, और उसको आप देख सकते हैं, वीडियो आपको मिल जाएगा। मेंडल के नियम चैनल पर मैंने डाल दिया है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा लॉन्ग में आता है वो, ठीक है ना, उसको कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, जीन की परिभाषा दीजिए। जीन क्या होता है, परिभाषा इसकी देना है, ठीक है ना। देखिए जीन गुणसूत्र पर स्थित एक रचना है जो किसी अनुवांशिक गुण को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करती है, और यह वंशागति की इकाई है। जीन शब्द का प्रतिपादन जॉनसन ने किया था। किसने किया था, तो जॉनसन ने किया था। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ये हमेशा बनता है। तो जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था, तो जॉनसन ने किया था, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखते हैं यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, शुक्र जनन क्या है, संक्षेप में शुक्र जनन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। चलिए संक्षेप में शॉर्ट में बताना है आपको। तो देखिएगा, प्राणी के वृषणों में विशेष कोशिकाओं से अस्तारित शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं, और इन कोशिकाओं की परत जनन उपकला कहलाती है। यानी कि किसी प्राणी की बात करें हम लोग, तो प्राणी के वृषणों में, है ना, विशेष कोशिकाएं, यानी कि नर की बात हो रही है, तो इसमें विशेष कोशिकाओं से आस्तारित शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं, और इन कोशिकाओं की परत जनन उपकला कहलाती है। जनन उपकला की कोशिकाओं से विशेष प्रक्रम द्वारा शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया शुक्राणु जनन कहलाती है। तो ये हो गया आपका शुक्राणु जनन। अब बात करते हैं शुक्र जनन की पूरी प्रक्रिया के महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हैं। पहला आपका यहाँ पर है, शुक्राणु पूर्व
का निर्माण, इसमें देखिए कैसे होता है निर्माण इसका। तो जनन उपकला की कोशिकाएं जो शुक्राणु पूर्व कोशिकाओं का निर्माण करने के लिए प्रावस्था शब्द समझ रहे ना, प्रावस्था में प्रवेश करती है, यानी कि जो उसकी वर्तमान अवस्था होती है। तो प्रावस्था में जब प्रवेश करती हैं तो आदि जनन कोशिकाएं कहलाती हैं। और आदि जनन कोशिकाओं के 3 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें से पहली गुणन प्रावस्था होती है, दूसरी परिपक्वन प्रावस्था होती है, और तीसरी आपकी होती है वृद्धि प्रावस्था। तो ये 3 इसकी जो है शुक्राणु पूर्व निर्माण की 3 प्रावस्थाएं पाई जाती हैं इसमें, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग इसको भी समझ गए होंगे अच्छी तरीके से और इसको कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, जो कि आपका अगला काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका होने वाला है। सिरका उत्पादन में करा किन जीवाणुओं का उपयोग होता है? तो सिरका उत्पादन में एसिटोबैक्टर एसिटी जीवाणु का उपयोग होता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है, जैव प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं? देखिए जैव प्रौद्योगिकी सरल भाषा में अगर हम बोलें तो जैव प्रौद्योगिकी सरल जैविक कारकों के नियमित अनुप्रयोग से, चाहे वे जीवित हों अथवा अजीवित कोशिका हों, कोशिकांग के लाभदायक उत्पादक महत्व के लिए बनी एक विधि होती है। इसे बोलते हैं जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है ना। तो समझ गए होंगे आप लोग। चलिए इसके बाद यहाँ पर देखते हैं पारजीवी जंतु क्या है। पारजीवी जंतु क्या होता है इसको बताना है। चलिए तो ऐसे जंतु, ठीक है, ऐसे जंतु जिनके डीएनए को मैंने बेसिक तरीके से अभी जस्ट एक कराया था, जो डीएनए का मॉडल था ना, वाटसन और की का मॉडल। तो कह रहा है कि ऐसे जंतु जिनके डीएनए में जानबूझकर प्रायोगिक तरीके से बाह्य जीन समावेशित यानी कि प्रवेश कराया जाता है, तो वह अपने लक्षणों के साथ उस जीन के लक्षण को भी प्रदर्शित करता है। इसको बोलते हैं पारजीवी जंतु। नेक्स्ट है बायोपायरेसी क्या है, टिप्पणी दीजिए। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी व अन्य संगठन द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन व क्षतिपूर्वक भुगतान के जैव संसाधनों का उपयोग करना बायोपायरेसी कहलाता है, ठीक है ना। अब इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन चलिए करा देता हूं, डीएनए का वाटसन और क्रिक मॉडल, जो कि आपको मैंने वीडियो तो प्रोवाइड करा है, लेकिन अभी काफी सारे स्टूडेंट को नहीं मिला जैसे, तो आप लोग देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको करना तो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। 5 नंबर का ये क्वेश्चन है प्यारे साथियों, बोर्ड एग्जाम में पूरा 5 नंबर का आएगा। तो डीएनए की संरचना का वाटसन एवं क्रिक मॉडल देखिए कैसे है, तो इसको ध्यान समझिएगा। देखिए इसको किसने दिया था? तो वाटसन और क्रिक ने कब दिया था? तो 1953 ईस्वी में, ठीक है ना, याद रखिएगा। और इस कार्य के लिए इनको 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार भी मिला था, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, डीएनए 2 पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से बना अत्यंत जटिल यौगिक है। दोनों पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं एक विशिष्ट विधि से कुंडलित रहती हैं तथा प्रत्येक श्रृंखला से सहस्रों न्यूक्लियोटाइड होते हैं। और 1953 में वाटसन और क्रिक ने इस मॉडल को दिया था, 1962 में इस काम के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। इसमें देखिए क्या होता है, इसका चित्र समझिएगा। देखिए यहां पर जैसे कि आपकी ये एक श्रृंखला हो गई, ऐसे चलती है। देखिए यहाँ से ऐसे आया ये श्रृंखला, यहाँ से इस प्रकार से ऐसे ऐसे ये, अब इसी प्रकार से ये 3' वाली यहाँ से ये चली ऐसे करके ऐसे, ये प्रोसेस, तो इनको बोलते हैं पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। यहाँ पर लिखा ना पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। तो ये 2 न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। यहाँ पर शुरू में बताया गया कि जो डीएनए है 2 पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से बना होता है। तो यहाँ पर देख लिए आप लोग। अब यहाँ पर ABCD जो भी लिखा है इसको अभी हम समझने वाले हैं, डोंट वरी। देखिए इसके बाद आप इतना समझ गए, यहाँ समझिए डीएनए की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, कैसे इसकी संरचना है। देखिए तो यहाँ पर है प्रत्येक डीएनए अणु 3 प्रमुख घटकों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से घटक होते हैं इसमें? तो एक तो इसका होता है डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, इसमें एक फास्फेट होता है, ठीक है ना, एक शर्करा एक फास्फेट, और एक आपका चीज होता है नाइट्रोजनी क्षार या नाइट्रोजनी बेस। तो इसमें देखिए नाइट्रोजनी बेस कौन कौन से पाए जाते हैं आपके डीएनए में? एडिनिन पाया जाता है, ग्वानिन पाया जाता है, साइटोसिन पाया जाता है, यूरेसिल तो आपका आरएनए में पाया जाता है। तो एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन 4 बेस नाइट्रोजनी बेस इसमें पाए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे अभी आपको मैं बताऊंगा इसमें संरचना पूरा। अब इतना समझ गए तो इसके बाद चलिए जानते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे आखिरकार बनाया गया, कैसे इसको दिया गया इस पूरे स्वरूप को। तो पहला पॉइंट कह रहा है डीएनए का प्रत्येक अणु 2 पॉली न्यूक्लियोटाइड का बना होता है जिनका व्यास लगभग 20 एंगस्ट्रॉम होता है। देखिए ये आपका डीएनए है
अब ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से बना है, एक आपकी ये 5' वाली हो गई और एक आपका ये 3' वाली हो गई। पहला आपका पॉइंट कह रहा है कि इसके दोनों के बीच का डायामीटर यानी व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है। तो इन दोनों के बीच की जो व्यास होगा, दूरी होगी, कितनी होगी? 20 एंगस्ट्रॉम। तो यहां पर यार आपने देखिए इसको कर लेना है 20 एंगस्ट्रॉम। इन दोनों के बीच का व्यास ये हो गया। अब इसके बाद यहां पर अगला पॉइंट समझते हैं। एक पॉइंट समझ में आ गया, पूरी संरचना को जानेंगे अच्छे तरीके से ऐसे ही पॉइंट वाइज। दूसरा पॉइंट यहां पर देखिए क्या कह रहा है कि प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड में फास्फेट तथा शर्करा समूह एकांतर क्रम में जुड़े होते हैं। देखिए एकांतर क्रम का मतलब यहां पर ये है, आप इसमें देखिए तो यहां पर लिखा है P फिर प्लस S फिर प्लस P फिर प्लस S फिर प्लस P और पुनः से ऐसा लगभग P प्लस S P प्लस S P प्लस S P प्लस S प्रत्येक श्रृंखला में, चाहे जिस श्रृंखला में आप जाएं। तो यहाँ पर P का मतलब है फास्फेट और S आपका शर्करा, ठीक है ना, जो कि डीऑक्सीराइबोस शर्करा इसमें है। तो ये आपका एकांतर क्रम में जुड़ा है, देख सकते हैं पूरा का पूरा एक क्रम से जुड़ा रहता है, यही यहाँ पर दूसरे पॉइंट में कहा गया है। इसके बाद देखिए फास्फेट समूह एक तरफ की श्रृंखला शर्करा के 5' कार्बन तथा दूसरी तरफ 3' कार्बन से जुड़ा है। एक तरफ 3' एक तरफ 5', दोनों में ये पूरा अच्छे तरीके से देख सकते हैं, पूरा ऐसे करके ऐसे यहाँ तक लास्ट तक जुड़ा रहता है और ये श्रृंखला चलती रहती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप इसको समझ गए होंगे। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या करा देखिए नंबर 3, इसमें कहा गया है दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला नाइट्रोजन क्षार द्वारा जुड़े होते हैं, नाइट्रोजन क्षार द्वारा जुड़े होते हैं, जिनमें एडेनिन थाइमीन से हाइड्रोजन बंध के द्वितीय बंध से तथा ग्वानिन साइटोसिन के हाइड्रोजन बंध के तृतीय बंध से जुड़ा होता है। इसमें देखिए यहां पर कह रहा है नाइट्रोजन जो इसके क्षार हैं, ए का मतलब होता है एडेनिन और टी का मतलब होता है यहां पर थाइमीन। तो एडेनिन आपका हाइड्रोजन बंध यहाँ पर ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना, जो आपकी ग्रीन ग्रीन है ये हाइड्रोजन बंध है। तो एडेनिन आपका डबल बॉन्ड यानी कि द्वितीय बंध के साथ थाइमीन से जुड़ता है और जो आपका जी मतलब ग्वानिन है ये 3 देखे 3 बॉन्ड दिख रहा है ना, 3 लाइनें, तो 3 बॉन्ड के साथ आपका साइटोसिन के साथ ये जुड़ता है, ठीक है ना। तो एडेनिन थाइमीन के साथ डबल बॉन्ड से और ग्वानिन साइटोसिन के साथ तृतीय बंध या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है। ये इसके क्षार देख सकते हैं लगातार ऐसे ही, ए आपका टी के साथ डबल से और सी आपका जी के साथ ट्रिपल से, देख सकते हैं पूरा लास्ट तक ऐसे ही ये जुड़ा रहता है। तो ये आपका क्या है तीसरा पॉइंट है जो कि मैंने बता दिया। इसके बाद आपका यहां पर आता है चौथा पॉइंट, देखिए नंबर 4 पॉइंट कह रहा है डीएनए अणु में लगभग 10 हाइड्रोजन क्षार नाइट्रोजन क्षार सॉरी के बीच की दूरी लगभग 34 एंगस्ट्रॉम होती है। देखिए आप यहां से आएंगे इस प्रकार से क्षारों की गणना करेंगे, पूरा लगभग 10 जब हो जाएंगे यहाँ तक, तो ये इनसे पूरी दूरी के इनके बीच की दूरी कितनी होगी? तो 34 एंगस्ट्रॉम होगी लगभग, जब जाकर ये पूरा श्रृंखला बनती है। तो अब इस श्रृंखला में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, पूरा अच्छे से आप समझ सकते हैं और मैंने आपको क्लियर भी कर दिया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे बचे हुए और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा ताकि वीडियो मिस ना हो आपसे एक भी, और आपके लिए लगातार ऐसे ही हम लोग धमाकेदार तरीके से क्लासेस कराते रहेंगे, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और आपको अगर किसी अदर टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए तो टेंशन मत लीजिए। अगर आप सोचते हैं ना कि यार इंग्लिश में कम गैप है, फिजिक्स में कम गैप है, तो डोंट वरी, आपके पूरा कंटेंट तैयार है। जैसे एग्जाम होगा तुरंत एकदम धमाकेदार क्लासें शुरू हो जाएंगी और पूरा आपको मैं तैयारी करा दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।